अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक और अपोजिशन के अहम रहनुमा और एक और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नैब अपोजिशन के एक और रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहा है। नैब ने आज साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के घर पर छापा मारा, मगर वो पकड़े नहीं गए। फिर नैब उनकी फैक्ट्री में गई और रिकॉर्ड की छानबीन की। जिस रफ्तार से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूरी अपोजिशन की मेन स्ट्रीम क़यादत जेल में होगी। नैब ने LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को तलब किया था, वो पेश नहीं हुए, मगर उन्हें इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए टोल प्लाजा पर रोका गया और फिर उन्हें वारंट गिरफ्तारी की कॉपी दिखाकर गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने नैब की टीम से वारंट गिरफ्तारी तलब किए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। नहीं तो भाई, मैं इस वक्त एक फ्री आदमी हूँ, वारंट ले आए, अरेस्ट कर। ठीक है, यहाँ ले आए। नहीं, किस बात पे यार? इस बात पे ऐसे तो नहीं कह रहा भाई कि अरेस्ट कर रहे हैं। किस बात पे नोटिस कर रहे हैं? वो भी नोटिस बताए ना भाई, नोटिस दें, कोई अरेस्ट वारंट तो देखे ना। नैब हुक्काम शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार करके नैब लाहौर के दफ्तर ले गए। नैब ने अपने एलामिये में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की LNG केस में गिरफ्तारी की तस्दीक की है। नैब हुक्काम ने शाहिद खकान अब्बासी को कुछ देर लाहौर के दफ्तर में रखा, फिर उसके बाद उन्हें टीम इस्लामाबाद लेकर रवाना हो गई, जहां उन्हें कल रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि नैब ने उन्हें 15 जुलाई को नोटिस जारी किया, 18 जुलाई को पेश होने का कहा, मगर उनका वारंट गिरफ्तारी 16 जुलाई को ही साइन कर दिया गया था। यानी अगर शाहिद खकान अब्बासी आज पेश होते तो उन्हें पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर वो पेश नहीं हुए तो फिर उन्हें इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए, जो कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। नोटिस नहीं मिला मगर फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। बकौल नून लीग और शाहिद खकान अब्बासी पहले ही ये कह चुके थे कि अगर नैब ने उन्हें गिरफ्तार करना है तो कर ले, वो तैयार हैं, वो जमानत भी नहीं कराएंगे। देखिए, मैंने आज तक ना बेल कराई है। जिसे गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले। मैं पहले भी गिरफ्तार रहा हूँ, फिर गिरफ्तार हो बेल करवाना आपका हक है, आप क्यों नहीं अपना मैं हक? क्यों हक? मैंने जब कुछ किया नहीं है, मैं क्यों बेल कराऊं? जिसने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले। कोई मुझे ना खौफ है इन चीजों का। जब परवेज मुशर्रफ के दौर में आप गिरफ्तार हुए थे और कराची की जेल में रहे थे तो कराई थी ना बेल? आप नहीं कराई थी? कभी बेल नहीं कराई। तो आप रहा किस तरह हुए थे? उन्होंने कहा आपका केस खत्म हो गया, उन्होंने कहा आप जाएं घर। ये बात शाहिद खकान अब्बासी ने बार बार की और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल से, जो गिरफ्तारी के वक्त शाहिद खकान अब्बासी के साथ ही गाड़ी में मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, भाई साहब को पता था कि आज उन्हें पेश होना है और गिरफ्तार कर लिया जाना है, उसके बावजूद नहीं हुए? लंबा सफर है इस्लामाबाद से लाहौर का, क्या बातें हुई थी इस केस के हवाले से और क्या कह रहे थे? देखिए, रास्ते में हम वैसे ही डिस्कस करते आ रहे थे, चूंकि मेरे लिए भी तलबी हो चुकी है, वो भी पेशियां भुगत रहे हैं, तो मैंने भी उनसे ये पूछा था कि क्या आपको कोई बाकायदा कंप्लेंट दी गई है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं? तो उन्होंने कहा नहीं दिए गए। तो मैंने कहा कि मुझे जो सवालात दिए गए हैं, मैंने नैब को खत लिखा है और मैंने कहा है कि मुझे आप स्पेसिफिक चार्ज बताएं कि मेरे खिलाफ आपको क्या शिकायत है, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अब आप सवालात पूछते हैं, उनका हम जवाब देंगे, जब तक हमें ये ना पता हो शिकायत क्या है तो हम कैसे आपको सही जवाब दे सकते हैं? तो इस तरह की हम बात करते आए, लेकिन जब ठोकर पे पहुंचे तो आगे एक बहुत बड़ा पुलिस का और रेंजर्स का दस्ता मौजूद था, जिसने गाड़ी को रोका और इसरार किया कि वो उन्हें लेके जाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि आप वारंट लेटर दिखाएं कि वारंट गिरफ्तारी किधर है उनका, तो वो उनके पास नहीं था। फिर एक कच्चा सा कागज जो फोटो कॉपी थी, उसके ऊपर ही उन्होंने कच्चे हाथ से लिख के कि जी हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो पकड़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर नाजुक मरहला है। हम फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहाँ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ऑपोजिशन की आवाजें दबाई जा रही हैं और खास तौर पे उन लोगों को निशाना बनाया जा सके जिनकी कारकर्दगी को जमाना मानता है। देखिए, शाहिद खकान ने क्या करप्शन किया है? उसने ये करप्शन किया है कि वो LNG टर्मिनल जो 10 साल से कोई नहीं लगा सका था, उसने 1 साल में लगा के दिखा दिया। उसने ये करप्शन की है कि पाकिस्तान की गैस शेडिंग के मसले को खत्म कर दिया 3 सालों के अंदर। उसने ये करप्शन की है कि 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने के कारखाने जो सस्ती बिजली दे रहे हैं, उनके लिए गैस पाइपलाइन डाल के पाकिस्तान को एनर्जी में मुतकफिल होने की मदद की। तो जिसने पाकिस्तान की तरक्की में 5 सालों में हिस्सा डाला,
उन सबको आप मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब, मगर जाहिर है उनके साथ अब मिफ्ता इस्माइल साहब की भी तलाश जारी है, उनसे कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि आज वो घर पर तो मिले नहीं, मगर उनको भी गिरफ्तार करने के लिए आज नैब ने बाकायदा तौर पर छापा मारा है। तो अब देखिए ना, मिफ्ता इस्माइल साहब एक इतने अच्छे कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं कि चाहे शाहिद खाकान हो, मिफ्ता हो, उनका दुश्मन भी एक पैसे की माली बदउनवानी का इल्जाम उन पे नहीं लगा सकता। लेकिन ये वो सब लोग हैं कि जिन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी स्विस सर्दर्न गैस के बोर्ड के चेयरमैन थे, वो एग्जीक्यूटिव रोल में भी नहीं थे। तो इस हवाले से कि जी ये आपने मंसूबे क्यों लगाए, कैसे लगाए, भाई ये पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाए। जब आप इस प्रोफाइल के लोगों को हैरेस करेंगे और कवायद और जवाबित के बेबुनियाद केस बनाएंगे, इसका नतीजा ये होगा शाहजेब कि एक ग्रेड 17 का, 18 का अफसर, 19 का अफसर जिसने पहले ही फैसला लेना बंद किया हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर अब कोई इंतजामी फैसले पे भी दस्तखत नहीं करेगा। मगर मुझे बताइएगा कि नून लीग के लिए से खड़ा करूंगा मैं। आप लोग तो एहतजाज की बात कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो एक रैली लेकर निकलेंगी, कल उनकी भी पेशी है। तो अगर ये गिरफ्तारी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हो जाती है, जो कि साबिक वजीर आजम है, मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तो ये पैगाम तो आपकी जो सेकंड टियर की लीडरशिप है और कारकुन, उसके लिए साफ साफ है ना कि आप लोग फिर कम अज कम यहां से एहतजाज तो नहीं कर सकते। तो आप लोग अब एहतजाज तो नहीं करेंगे क्योंकि एक एक करके आप सब अंदर जाएंगे, आपकी भी बारी आ सकती है। देखिए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है और हम कह चुके हैं कि ये हमें अगर पकड़ना चाहते हैं पकड़े, लेकिन ये हमें हमारे मौकफ से नहीं हटा सकते। ऐसे बात ये तो वो बात होगी ना। तो शायद खाकान अब्बासी साहब भी कहते थे पकड़ना है तो पकड़े। मैं ये कह रहा हूँ जगह आप पकड़े जाएंगे और मरियम नवाज भी अगर पकड़ी जाएंगी तो आप एहतजाज कर नहीं सकेंगे। ये आप ये कह लेंगे पकड़ना है तो पकड़े, मगर फिर आप कोई कैंपेन बना नहीं सकेंगे। होगा और वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि फिर कारकुन क़यादत के बगैर सड़कों पे निकलेंगे और जिस दिन ये कारकुन क़यादत के बगैर सड़कों पर निकल आए तो इस मुल्क के अंदर जो हशर होगा उससे भी इनको अंदाजा नहीं है कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब ऐसी हिस्ट्री है नहीं नून लीग की, ऐसी है नहीं हिस्ट्री के कारकुन निकल रहे हों, क़यादत के साथ बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, उसके बगैर कैसे निकलेंगे? शाहजेब, जो अभी इन्फ्लेशन 9% के ऊपर है, इसमें 18% के पे जाना है। मुस्लिम लीग नून का कारकुन ही नहीं, हर शहरी, हर मजदूर, हर कारोबारी, हर ताजिर, हर शख्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो लोगों के लिए रोटी खाना नामुमकिन हो जाएगा। अभी आप अगले 4 महीने में जब इस बजट के असरात पूरे आएंगे, देखिएगा कि हर शख्स मजबूर होगा कि अपने हक के लिए सड़क के ऊपर निकले। किसी जमात के कॉल की जरूरत नहीं होगी। ये तो मुल्क को एक खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, मुझे माफ कीजिए ये कहने के लिए। बहुत शुक्रिया। असर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, यही कह रहे हैं कि अपोजिशन तो एहतजाज करेगी। आज मौजूद थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी गाड़ी में, जब ये गिरफ्तारी हुई है उनसे उस वक्त बातें क्या हो रही थी वो भी उन्होंने बताई। अब बात करेंगे LNG केस की, इल्ज़ाम है क्या और उसकी हकीकत है क्या। ये मामला शुरू हुआ वज़ीर रेलवे शेख रशीद की तरफ से। वो LNG केस में बड़ी करप्शन के दावे करते रहे, मुसलसल करते रहे। जो कुछ भी हुआ है एक प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें इस मुल्क का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी पार्टनर हैं। बहुत हो गई है। खाकान अब्बासी साहब, मैं ऑन ओथ ये कहने के लिए तैयार हूं, जहां आप कहें कौम के सामने 200 बिलियन की करप्शन का मामला जिसमें खाकान अब्बासी पार्टनर है, 20 चोटी के टाइफून शामिल हैं। फिर जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने तो शेख रशीद ने LNG डील में मुबैना गड़बड़ पर शाहिद खाकान अब्बासी की नाअहली की दरख्वास्त की और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG डील में बड़ी गड़बड़ की है, वो बददियानती के मुर्तकिब करार पाए हैं, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। मगर 12 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में लिखा कि दरख्वास्त गुजार LNG में बेज़ाब्तगियों के मामले में नैब से रुजू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शेख रशीद ने नैब को दरख्वास्त दी और फिर गुज़िश्ता साल जुलाई में नैब ने बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। 14 जून को नैब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। इस दौरान नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को कई बार तलब भी किया, उन्हें सवालनामा भी दिया, जिसका शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब भी दिया और फिर मई 2019 में उन्होंने ये सवालनामा पब्लिक कर दिया, अवाम के सामने रख दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए और वो पब्लिक कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से शेयर की गई दस्तावेज़ात के मुताबिक जो कुछ सवाल जवाब हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। उसके मुताबिक नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा कि LNG की बरामद के लिए कतर का इंतखाबात करने की वजूहात बताएं।
और ये भी बताएं कि उसका फैसला किसने किया, इससे अब तक ऐसे क्या फवायद हासिल किए गए हैं जो दूसरी सूरत में हासिल नहीं किए जा सकते थे। शाहिद हक़ान अब्बासी ने इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि कतर दुनिया में LNG पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और कतर वो वाहिद मुल्क है जो फ्री वॉल्यूम्स में LNG पैदा करता है, खास तौर पर इस मिकदार में जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G बुनियाद पर कतर से LNG हासिल करने के लिए 2005 से कोशिश कर रहा था, लेकिन इन इकदामात को संजीदगी से नहीं किया गया था क्योंकि पाकिस्तान के पास LNG की रीगैसिफिकेशन की सहूलियात मौजूद ही नहीं थी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि LNG कतर से दरामद करने का फैसला किसने किया था, तो इसका जवाब यह है कि G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर कतर से LNG हासिल करने का फैसला 2013 में इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने किया, जिसके लिए PNC यानी प्राइस निगोसिएशन कमेटी तश्कील दी गई। LNG खरीदो फरोख्त के तवील मुद्दती मुआहदे के लिए वसी मुज़ाकरात की ज़रूरत होती है, जो पेपरा रूल्स के मुताबिक सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अमल के जरिए ही हो सकती है। पूरी दुनिया में, शाहिद हक़ान अब्बासी के जवाब के मुताबिक, पूरी दुनिया में LNG की खरीदो फरोख्त के लिए तवील मुद्दती मुआहदे टेंडरिंग और ऑक्शन के जरिए करने की मिसाल मौजूद नहीं, जबकि 2017 में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ टेंडरिंग के अमल के जरिए ये तवील मुद्दती मुआहदे किए। इसके बाद नैब ने सवाल पूछा कि LNG की फौरी खरीद या ओपन ऑक्शन के बजाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे का फैसला किसने किया और इससे ऐसे क्या फ़वाइद हासिल किए गए जो बसूरत दीगर हासिल नहीं किए जा सकते थे, जिसका शाहिद हक़ान अब्बासी ने जवाब देते हुए लिखा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर किसी मुल्क या इदारे से LNG या गैस का मुआहदा करने का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी के पास होता है और उस वक्त LNG हासिल करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के अलावा कोई और इंतखाब मौजूद ही नहीं था। पूरी दुनिया में खरीदो फरोख्त का तवील मुद्दती मुआहदा ऑक्शन प्रोसेस के जरिए नहीं किया जाता और फौरी खरीदारी सिर्फ कलील मुद्दत के लिए की जा सकती है और उसमें जो LNG मिलती है उसका वॉल्यूम भी कम होता है और उसकी वक्त पर दस्तयाबी की गारंटी भी नहीं होती है और उसकी कीमत भी मुस्तहकम नहीं रहती है, इसलिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। और साथ में उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि कतर LNG पैदा करने वाला वो वाहिद मुल्क है जो एक महीने में कम से कम LNG के 4 कार्गो सप्लाई कर सकता है। 2013 में LNG हासिल करने के लिए पाकिस्तान के पास कतर के अलावा कोई और काबिल एतमाद ऑप्शन मौजूद नहीं था, जिसके बाद नैब ने शाहिद हक़ान अब्बासी से सवाल पूछा कि कतर से LNG दरामद करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे की तरफ जाया जा रहा था, तो इसमें पेपरा के कवायद व ज़वाबित की क्या पाबंदी की गई। इसका शाहिद हक़ान अब्बासी ने जवाब दिया कि पेपरा के तमाम कवायद व ज़वाबित की पाबंदी की गई। जिसके बाद नैब ने शाहिद हक़ान अब्बासी से पूछा कि क्या आपने LNG की कीमतों से मुतालिक खुद को दीगर ज़राए से मुतमईन किया, जिसका शाहिद हक़ान अब्बासी ने जवाब दिया कि कीमतों से मुतालिक दीगर ज़राए को देखने के लिए तमाम अहम इक़दामात किए गए। मैं मुतमईन हूँ कि कतर से जो मुआहदा किया गया इसने पाकिस्तान को उसकी अहम तवील मुद्दती LNG की ज़रूरियात को महफूज सप्लाई के साथ मुहैया किया। जो कीमत कतर की कंपनी ने हमें दी, इस कीमत को दूसरी कंपनी के सामने भी हमने रखा, मगर उसने मना कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि कतर के साथ जिस कीमत पर मुआहदा हुआ वो मार्केट में दूसरों से बेहतर था। कतर ने पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक महीने में 4 कार्गो भेजने की बात की। कोई और LNG पैदा करने वाला मुल्क या ट्रेडर इस मिकदार में LNG नहीं दे सकता था। जिस कीमत पर हमने LNG का मुआहदा किया, दीगर मुल्कों ने इससे कई ज़्यादा कीमत पर LNG हासिल करने के मुआहदे किए। बैंक गारंटी जो $750 मिलियन होना थी, वो सिर्फ $75 मिलियन रखी गई। इसके बाद नैब ने शाहिद हक़ान अब्बासी से सवाल पूछा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का LNG के मामलात में क्या किरदार था, सैफुर रहमान का शरीफ फैमिली से क्या ताल्लुक है और LNG डील में उसका क्या कनेक्शन है। जिसका शाहिद हक़ान अब्बासी ने जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ का कतर से LNG के हवाले से कोई किरदार और ताल्लुक नहीं था। 2015 में कतरी सरबराह के पाकिस्तान के सरकारी दौरे में LNG कीमतों पर बातचीत जरूर हुई थी। कतर अपने LNG के कस्टमर्स से अपनी रियासती पेट्रोलियम कंपनी के हुक्काम के जरिए डील करता है। कतरी सरबराह या किसी तीसरी पार्टी से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे से मुतालिक कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और ना ही कतरी सरबराह इन मामलात में शामिल थे। जहां तक सैफुर रहमान का ताल्लुक है तो मैं उन्हें पिछले 35 साल से जानता हूं। सैफुर रहमान का इन मुआहदों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मुज़ाकरात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर किए गए, इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं थी। जिसके बाद नैब ने शाहिद हक़ान अब्बासी से सवाल पूछा कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कतरी डील में क्या किरदार है। कतर के साबिक वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ के लिए ख़त से आप मुफादात के टकराव के तासुर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब ये वो कतरी ख़त है जो पनामा पेपर्स के बाद कतरी साबिक सरबराह की तरफ से लिखा गया। उस हवाले से वो पूछ रहे हैं कि मुफादात के टकराव को के तासुर को आप कैसे ख़त्म करेंगे। तो शाहिद हक़ान अब्बासी ने इसका जवाब देते हुए लिखा
कि कतर से एलएनजी के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे में शहबाज शरीफ का कोई ज़ाती किरदार या ताल्लुक नहीं था। ये वफाकी हुकूमत का मुआहदा था। हुकूमत पंजाब का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ ने 2015 में कतरी अमीर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के लिए एलएनजी की कीमतों में कमी की दरख्वास्त ज़रूर की थी। कतर से एलएनजी के मुआहदे पर मुज़ाकरात और दस्तखत सो कॉल्ड कतरी खत से कोई काफ़ी पहले किए जा चुके थे। शाहिद खान अब्बासी के मुताबिक ये थे उनके जवाबात। इस आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यानी नैब उनके जवाबों से मुतमईन नहीं हुआ और अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत और नैब ये समझती है कि एलएनजी मुआहदे में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ बार बार इस मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा करती रही। 12 फरवरी 2018 को इमरान खान ने ट्वीट किया कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में एलएनजी की डील के हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी। कौम बेताबी से कतर से की जाने वाली मल्टी बिलियन डॉलर की पुरस्रार डील की तफसीलात जानना चाहती है। इससे पहले 10 फरवरी को इमरान खान ने ट्वीट किया था कि उन्हें इस बात पर कोई हैरत नहीं कि हुकूमत कतर से एलएनजी डील को छुपा रही है। यानी और यकीन दहानी के बावजूद भी वज़ीर आज़म अब्बासी ने पार्लियामेंट और अवाम के सामने इसकी तफसीलात नहीं ला रहे। इससे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी करप्शन इस डील में छुपी हुई है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त कहा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एलएनजी मुआहदे को बड़ी करप्शन भी करार दिया, बार बार देते रहे। एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ये मेगा करप्शन है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा निकालते हैं। फिर इमरान खान खुद इक़्तिदार में आए। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिसे बहुत बड़ी करप्शन करार दे रहे थे वो इस डील को सामने लाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत में आने के बाद 30 नवंबर को वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा कि हुकूमत कतर से मुआहदे पर दोबारा से बातचीत पर गौर कर रही है। हम गौर कर रहे हैं कि हम रीनेगोशिएट करें उससे, ये भी गौर कर रहे हैं उनके साथ भी रीनेगोशिएट करने की। और जो 2 टर्मिनल्स हैं हमारे कराची में, उस मुआहदे पे भी हमें कुछ एतराज़ात थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता इस वक्त। मगर फिर बाद में हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया। नून लीग के दौर में होने वाली एलएनजी डील पर एतराज़ात उठाने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, इस डील पर दोबारा से बातचीत करने के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने एलएनजी डील को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। डॉन अखबार में शाया होने वाली खलीद कियानी की खबर के मुताबिक वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा है कि हुकूमत एलएनजी के 15 साला मुआहदे की पासदारी करेगी, लेकिन कतरी हुक्काम से कीमतों में कमी की बात की जाएगी और इसके अलावा कतरी हुक्काम से कहा जाएगा कि सप्लाई में ताख़ीरी अदायगी की सहूलत भी शामिल की जाए। हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। जिस वक्त वो वज़ीर पेट्रोलियम थे उस वक्त उन्होंने मुआहदे की पासदारी का ऐलान किया। अपोजिशन में थे तो इसको बहुत बड़ी करप्शन कहते थे सारी चीज़ें पब्लिक की जाएँ, हम आएंगे तो करेंगे, नहीं की और पासदारी का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद भी एलएनजी मुआहदे के हवाले से कुछ दावे सामने आए। अमेरिकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गैस सप्लाई कंपनियों में मुकाबले की फिजा पैदा करके एलएनजी के मुआहदों में $600 मिलियन बचा लिए। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जब कतर ने 2 साला मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के लिए एलएनजी की कीमतें कम करने से इनकार किया तो 2015 के आखिर में पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से रुजू करने का फैसला किया, जिसकी बिड में दीगर बड़ी कंपनियां भी कूद पड़ी। इसी दौरान कतर की कंपनियों से मुज़ाकरात भी जारी रहे। ऐसी सूरत में जब टेंडर जारी किया गया तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां शरीक हुईं और कम से कम बोली की पेशकश सामने आई। इस हिकमत अमली से पाकिस्तान कतर गैस से कीमतें कम कराने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान को $610 मिलियन की बचत हुई। टेंडर के बाद पाकिस्तान ने कतर के सामने रशियन ग्रुप की सबसे कम बिड को रख दिया, जिसके बाद कतर इसी कीमत पर पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई करने पर रजामंद हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने रूसी कंपनी को पहला टेंडर जारी करके कुछ गैस उससे खरीदी, लेकिन दूसरे टेंडर में कतर ने रूसी कंपनी से ज्यादा अच्छी पेशकश कर दी और फिर टेंडर हासिल कर लिया। ब्लूमबर्ग ये बात कह रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया को बहुत अहमियत देती है। अगर बरतानवी टैबलॉइड के अंदर भी कोई खबर छप जाए तो उस पर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नून लीग के खिलाफ डेली मेल की खबर को अहम करार दिया जा रहा है, मगर ब्लूमबर्ग जो बिजनेस न्यूज़ के हवाले से दुनिया का मोतबर तरीन और बड़ा खबर रसा इदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट में एलएनजी के हवाले से नून लीग की डील को दुरुस्त करार दिया। ये कहा कि उसने करोड़ों डॉलर्स बचा लिए बहुत तरीके से कतर के साथ डील करके, मगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले तनकीद करने वाली हुकूमत ने बाद में न सिर्फ कतर से मुआहदे की पासदारी का ऐलान किया बल्कि खुद भी एलएनजी खरीदारी का फैसला कर लिया है और कतर से ही फैसला किया है। 5 जून को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक 12 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीजन को 200 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी एलएनजी मंगवाने की हिदायत की है।
खुद हुकूमत अब कतर से ही डील कर रही है और ज़्यादा गैस मांग रही है। पहले पिछले मुआहदे के हवाले से बात किया करती थी, उसकी पासदारी भी कर रही है और भी गैस मांग रही है। फिर हुकूमत ने वादों के बावजूद इस LNG डील को आज तक अवाम के सामने नहीं रखा। और तो और हुकूमत और कुछ प्राइवेटाइज कर पाए या ना कर पाए, सबसे पहले यह हुकूमत नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाए गए LNG प्लांट्स को बेचकर ज़र मुबादला कमाने जा रही है। हुकूमत इस वक्त 2 LNG प्लांट्स की निजकारी का ऐलान कर चुकी है। LNG के 2 पावर प्लांट्स, बलोकी पावर प्लांट और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट की निजकारी की जा रही है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 2500 मेगावाट से ज़्यादा है। हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इनकी प्राइवेटाइजेशन से $2 अरब का टारगेट रख चुकी है। यानी इन प्लांट से बिजली भी पैदा हो रही है और हुकूमत बेचकर उनसे मुनाफा भी कमाने जा रही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने 24 अक्टूबर 2018 को अपने प्रोग्राम में वज़ीर बिजली उमर अयूब से बात की तो पहले उन्होंने एतराज़ उठाया कि बिजली की जो पैदावार हुई वो महंगी थी। LNG प्लांट्स पर भी उनका मौक़िफ़ था कि अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि तेल और LNG से बिजली पैदा करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम उनसे पूछते रहे कि पाकिस्तान पहले सिर्फ $2 अरब का तो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करता था, दरामद करता था। LNG प्लांट्स की वजह से एक तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर $2 अरब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट पाकिस्तान पहले करता था, अब सिर्फ $1.7 अरब की पूरी LNG पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो इससे तो पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। मगर वो क्या कहते रहे, जो गुज़िश्ता हुकूमत का क्लेम है उसमें मैं कोल पर बाद में आऊँगा, पहले LNG के प्लांट्स पर आ जाता हूँ। वो कहते हैं हमने 3600 मेगावाट के LNG बेस्ड प्लांट्स लगाए, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी कन्वर्ट किया। LNG प्लांट्स चलते हैं 62% की कैपेसिटी पर। जो आपके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद थे, जो फर्नेस ऑयल पर चला करते थे, पुराने हो गए थे, 25-35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो अगर उन प्लांट्स को बंद भी रखें जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे और LNG प्लांट्स को चलाएं, तो भी दावा है उनका कि तकरीबन $2 अरब फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में बचते हैं। पाकिस्तान की टोटल LNG की इंपोर्ट ही $1.7 बिलियन की है उनके क्लेम के मुताबिक। तो हर लिहाज से अगर आप कैपेसिटी चार्जेस पे कर भी रहे हैं, नए प्लांट्स आपने लगा भी लिए हैं, तो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में जो पैसा बचा रहे हैं, हर लिहाज से विन विन है उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। अभी जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, जहां पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहां पे आपका LNG क्योंकि पैक्ड है तेल के साथ, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है जहां पे फ्यूल ऑयल भी फीजिबल हो गया है। पैसे बचने वाली बात है कि अब हम फर्नेस ऑयल से उस पॉइंट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो 13.5% पर पैक्ड है ना ब्रेंट ऑयल के साथ, और साथ में फिर जो बाद में डील की वो 12.5% पर। तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो साथ में जो LNG है वो उसी के परसेंटेज में पाकिस्तान लेता है ना। और अगर कैपेसिटी भी 62% होती है, पाकिस्तान के फर्नेस ऑयल के प्लांट भी पुराने थे जो कन्वर्ट नहीं हुए और वो चलते भी कम कैपेसिटी पर थे, 62% कैपेसिटी पर LNG है, तो ये कैसे बराबर हो रहा है आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से, जब पाकिस्तान लेता ही 13.5% एज अ रेशो ऑफ फर्नेस। वो महंगा हो रहा है, अगर LNG महंगी हो रही है तो वो भी तो महंगा हो रहा है फर्नेस ऑयल। भाई कि LNG का जो अभी जो इशू आ रहा है वो ये है कि उसकी भी प्राइस तेल से पैक्ड है, वो भी इंक्रीज पे है, वो भी तेल किस तरह ऊंचा जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पे फर्नेस ऑयल भी फीजिबल हो रहा है। तो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि LNG सस्ता होगा तेल से हर वक्त। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में LNG भी स्पॉट मार्केट पे चला गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पर अभी ज्यादातर जो है वो स्पॉट मार्केट में जा रही है। यूब कह रहे थे कि अब तेल और LNG से बिजली की पैदावार में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं रह गया है, उस पॉइंट पर आ गए हैं। मगर 5 जून को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक 12 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीज़न को 200 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी LNG मंगवाने की हिदायत की। और हमने अब कंफर्म भी किया, तो हम आपको बता सकते हैं कि हमें वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल है। 200 मिलियन क्यूबिक फीट हम मज़ीद कतर से LNG लेने के लिए इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और तो और हुकूमत में आने के सिर्फ 9 माह बाद ही वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग के खात्मे का क्रेडिट भी ले लिया है और उमर अयूब को मुबारकबाद भी दे दी है। हालांकि 9 माह में बिजली का कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। यह हुकूमत LNG पर तनकीद करती रही, साथ ही LNG से फ़ायदा भी उठाती रही। जनवरी में गैस का बहरान सामने आया तो पता चला कि हुकूमत ने LNG की सप्लाई का ऑर्डर ताख़ीर से दिया। जो पहले से ऑर्डर शुदा LNG शिपमेंट आई थी उसे भी मना कर दिया। फिर गैस की कमी पैदा हुई, लोड शेडिंग होने लगी, प्लांट्स को महंगे फर्नेस ऑयल पर चलाना पड़ा, आवाम को तकलीफ भी हुई, करोड़ों का नुकसान भी हुआ। मगर सारी जिम्मेदारी सुई गैस फराहम करने वाली दोनों कंपनियों पर डाल दी गई और फिर माजी पर सारी की सारी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। हमारे प्रोग्राम में उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने बताया था कि गैस के हालिया बुरान की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सुई नॉर्थ और सुई साउथ कंपनी पर आयद होती है। दोनों इदारों ने ना सिर्फ हुकूमत से बाज़ जो गैस कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी से मुतालिक मालूमात को पोशीदा रखा। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा
कि 3 महीने पहले इन गैस कंपनीज को बताना होता है कि एलएनजी इंपोर्ट करनी है ताकि ये इंपोर्ट कर सके, सुई नॉर्थ पीएसओ से कोऑर्डिनेट कर सके। अब आप बता रहे हैं कि आपने 28 नवंबर को एक मीटिंग की, 7 दिसंबर को एक मीटिंग की। जब आपको खुद को 28 नवंबर को ख्याल आया है तो सुई नॉर्थ के एमडी को कैसे ख्याल आ जाता कि वो इंपोर्ट कर ले जब आपने मीटिंग 28 नवंबर को की है? और फर्म डिमांड बताइए। क्या ये एमडीज की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली सीसीओ की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछले मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी? जो काम आज हम कर रहे हैं कि एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, पावर सेक्टर को हम बैठा के एक मेरिट ऑर्डर तरतीब दे रहे हैं। आपने कहा 3 महीने पहले बताना पड़ता है, तो आपकी हुकूमत को 5 महीने हो गए तो आपको बताना था ना। को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल आपको दे गए, वो एलएनजी के प्लांट्स आपको दे गए, वो 3 महीने पहले आपने बताना था। 28 नवंबर को आप मीटिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारी सारी सुई नॉर्थ के एमडी पर डाल रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा, क्राइसिस भी आता रहा। अब हुकूमत जो कतर के साथ डील हुई उसकी पासदारी भी कर रही है और भी ज़्यादा एलएनजी ले रही है। जो नून लीग के दौर में प्लांट्स लगाए गए 2500 मेगावाट उससे पैदा भी कर रही है। साथ में 2 प्लांट्स को प्राइवेटाइज करके ज़र मुबादला कमाने की तैयारी भी कर रही है। मगर शाहिद खकान अब्बासी आज गिरफ्तार हो गए हैं और अभी तक नहीं बताया गया कि इस एलएनजी डील में उन्होंने एग्जैक्टली करप्शन क्या की है। इसके अलावा पहले तहरीक इंसाफ सीपैक से मुतालिक नून लीग की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती रही कि वो इस मंसूबे के बारे में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, मामला को खुफिया रखते हैं, करप्शन के इशारे देती रही। खुद इमरान खान गुज़िश्ता हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद करते रहे कि प्रोजेक्ट अच्छा है मगर अवाम के सामने तफसीलात आनी चाहिए। यहाँ तो एक्चुअली डेमोक्रेसी आई नहीं है कभी सही तरह। चाइना का पाकिस्तान को फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिर्फ एक इशू है कि सीक्रेट क्यों होता है सब कुछ। अब पार्लियामेंट जब आप लेके आए हैं तो पार्लियामेंट का तो मतलब ही होता है कि मुशावरे से चीज़ें हों। अब अपोजिशन में सीपैक से मुतालिक मामलात पर एतमाद में लिए जाने का मुतालबा करते रहे, मगर जब खुद हुकूमत में आ गए हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चीनी हुकाम ने बहुत से मामलात को खुफिया रखने का कहा है। चाइनीज़ इसी तरह काम करते हैं। The Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell because some of the areas they want us to keep confidential. They work in a very confidential way. They do not like to bring things out in the public. So I can't talk about all the ways they've helped us. I would deal with it in a different way with the Chinese. I would never talk about it in public because that's how they are. ये बाद में आके हुकूमत में आके एहसास हुआ। हुकूमत में आने से पहले कुछ और कहते थे, बाद में अब कुछ और कह रहे हैं। और ज़ाहिर कतर का मामला भी ऐसा ही है। कतर चाहता है कि एलएनजी के मुआहदे को खुफिया रखा जाए। आमतौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शिकायत होती है कि जी फिर दूसरे भी हमसे इसी किस्म की डील का मुतालबा करेंगे। तो दोनों मुआहदे पब्लिक नहीं किए, ना ही सीपैक किया, बल्कि कह रहे हैं कि इसी तरह चाइनीज़ काम करते हैं। इनके दौर में भी आके जो मुआहदे उन्होंने पब्लिक किया। अब एक और एलएनजी के लिए 200 मिलियन क्यूबिक फीट के लिए कतर के पास गए हैं। उस हवाले से भी कुछ अभी तक तहरीक इंसाफ ने पब्लिक नहीं किया, मगर शाहिद खकान अब्बासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये था एलएनजी डील से मुताल्लिक केस। इसके अलावा नैब को एलएनजी टर्मिनल के ठेके पर भी एतराज़ है। इस हवाले से नैब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ तहकीकात कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी चाहता है। नैब का मिफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर एलएनजी का ठेका दिया, जिससे कौमी ख़जाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले मिफ्ता इस्माइल सुई सदन गैस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे। इस दौरान उन्होंने एलएनजी टर्मिनल का ठेका एंग्रो को दिया, जिस पर नैब ने मिफ्ता इस्माइल को तलब किया। नैब ने उन्हें सवालनामा दिया, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। नैब की तलबी के नोटिस पर पेश भी हुए, मगर इसके बावजूद नैब ने उनका नाम ईसीएल पर डाला और अब उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। नैब के इल्जामात के हवाले से अहम बात यह है कि सुई सदन गैस कंपनी के तमाम 13 डायरेक्टर्स ने टर्मिनल का ठेका देने के हक में वोट दिया। फैसले में एडिशनल सेक्रेटरीज भी शामिल थे, जो अब इस वक्त भी काम कर रहे हैं। बोर्ड में शामिल डायरेक्टर्स में वुकला, बैंकर्स, बिजनेसमैन भी शामिल थे। सबने टर्मिनल के ठेके की हिमायत में वोट दिया। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से मिफ्ता इस्माइल ने भी एक वोट दिया, मगर इन तमाम अफराद में से सिर्फ मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ ही तहकीकात की गई, उनका नाम ईसीएल में डाला गया और अब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सारा का सारा मामला नून लीग के खिलाफ नज़र आ रहा है। हालांकि जिस टर्मिनल के हवाले से बात हो रही है, आमतौर पर कहा जाता है कि जी क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कतर के हवाले से नहीं कर सकते कुछ, तो एलएनजी टर्मिनल तो पाकिस्तान में मौजूद है, उस हवाले से भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मगर मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जितने भी दूसरे डायरेक्टर्स थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सूरत हाल ये है कि अपोजिशन की तमाम सरकर्दा क़यादत या तो गिरफ्तार हो गई है या फिर जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है। ये इतलात हैं कि मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं। मरियम नवाज़ को एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्ट डीड के मामले पर कल तलब किया हुआ है। एहसन इकबाल के खिलाफ नैब नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के केस में तहकीकात कर रहा है और वो नैब के सामने पेश भी हो चुके हैं। इसी तरह
हुकूमत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इकामा रखने और गैर मुल्की कंपनी की मुलाजमत के हवाले से तहकीकात FIA के सुपुर्द करने का ऐलान किया हुआ है। पहले अदालत से में ये मामला गया, अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की और जो इल्ज़ाम था वो नहीं साबित हो सका ख्वाजा आसिफ के ऊपर, तो अब हुकूमत ने ये ऐलान किया है अगर ये 3 आम रहनुमा गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर नून लीग की आला सतह की पूरी क़यादत गिरफ्तार हो जाएगी। इसके अलावा जज अरशद मलिक की शिकायत पर FIA ने जो FIR दर्ज की है उसमें भी नून लीग की आला क़यादत का नाम है। एक गिरफ्तारी हो गई है, खदशा है कि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। इसके अलावा कल ही यह खबर सामने आई कि नैब ने शहबाज शरीफ की जायदाद और गाड़ियां मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ गिरफ्तार है, शहबाज शरीफ जमानत पर हैं, हमजा शहबाज गिरफ्तार है, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार है, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक गिरफ्तार हैं। और अब इन तीनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसमें एहसन इकबाल, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। पूरी नून लीग की क़यादत मुश्किल में है। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई, मजीद गिरफ्तारियों की खबरें हैं, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? न सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इतलात हैं बल्कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी हैं, एहसन इकबाल साहब के बारे में भी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी से हमें बताया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। और इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी दिनों से अपोजिशन जो है वो इररेलेवेंट नज़र आ रही थी। आपने देखा कि बजट के बाद जो लोगों में एक बेचैनी थी, ख़ास तौर पे ताजर तबके में बड़ी बेचैनी थी, तो उन्होंने तो अपोजिशन से कंसल्ट किए बगैर ही 13 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया था। तो 13 जुलाई की जो हड़ताल थी उसको हुकूमत ने कहा कि ये कामयाब नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये कामयाब हड़ताल है। तो 13 जुलाई की हड़ताल पे ऐसा लग रहा था कि इस मुल्क की अपोजिशन इररेलेवेंट हो चुकी है। और इमरान खान साहब को तो चाहिए था कि एक इररेलेवेंट अपोजिशन को वो कोशिश करते कि वो इररेलेवेंट ही रहे, वो रेलेवेंट ना हो। लेकिन अब वो जिस तरीके से उनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो इससे अपोजिशन दिन ब दिन रेलेवेंट होती जा रही है। और अपोजिशन का जो बयानिया है, उस अपोजिशन के बयानिए को इमरान खान साहब जो हैं वो उसको तक़वियत पहुँचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है उसमें शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की ज़्यादा कामयाबी है और नैब की या हुकूमत की मुझे वो नाकामी नज़र आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने ट्रैप किया है। क्योंकि आपको याद है कि 11 जून को जब फैसल वाडा साहब ने जियो पे कहा था कि जी शाहिद हक़ान अब्बासी साहब बहुत जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो उसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से हमने पूछा कि जी वो कह रहे हैं आप गिरफ़्तार हो जाएंगे तो आप अपनी ज़मानत क्यों नहीं करवाते? उन्होंने कहा कि जाओ मैं नहीं करवाता ज़मानत, जिसने मुझे पकड़ना आगे पकड़ ले। और ऐसा लग रहा था मुझे कि वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जून के महीने से इश्तियाल दिला रहे थे नैब को। और मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है कि कई दफ़ा नैब के लोगों को उन्होंने कहा कि तुम मुझे गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। तो ये अब लगता है कि अपोजिशन तो खुद चाहती है कि उसको गिरफ़्तार, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जाए जिसका उनको ज़्यादा सियासी फ़ायदा है। और ये समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को कि दरअसल वो अपोजिशन को गिरफ़्तार नहीं कर रहे, वो अपने आप को गिरफ़्तार कर रहे हैं। आज ऐसा मौका नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब शाहिद हक़ान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त वो मीडिया से काफ़ी नाराज़ रहते थे और हमें कहा करते थे कि मैं तो पाकिस्तानी चैनल्स देखता ही नहीं, मैं तो सिर्फ CNN देखता हूँ। और फिर आपको याद है कि उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई थी, तो मैंने एक दिन उनको जाके प्रोटेस्ट किया था कि आप ये पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि एक दिन आप देखेंगे कि आपके साथ ज़्यादती होगी और यही मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। तो आज मैं यही बात इमरान खान साहब को कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज आपने शाहिद हक़ान अब्बासी को गिरफ़्तार किया है, वक्त कभी सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन आपके साथ भी यही हो सकता है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन आपके साथ भी यही होगा। और आज जिस मीडिया से आप नाराज से लगते हैं, यही मीडिया हो सकता है कि दोबारा आपके साथ खड़ा हो। सब हुकूमत का नुकसान कैसे होगा इस सब में और अपोजिशन को फ़ायदा कैसे होगा इस सब में? अगर नून लीग के नवाज शरीफ साहब पहले गिरफ्तार हैं, शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार होते हैं, तो सेकंड टियर लीडरशिप को सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि जी आप अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपके साथ क्या होगा। मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार होती हैं, एहसन इकबाल साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर निकलेगा कौन और निकालेगा कौन पब्लिक को बाहर? मीडिया पे जाके कौन दिफा करेगा? डर ही जाएगा ना। तो हुकूमत का कैसे नुकसान है उसमें और नून लीग का कैसे फ़ायदा इस सब में? देखिए, जो लोग ये समझते हैं ना कि अपोजिशन को जेल में डालने से हुकूमत का फ़ायदा हो रहा है और अपोजिशन का नुकसान हो रहा है, वो मुझे उनकी सियासी बसीरत जो है वो उसके बारे में मैं यही कहूँगा
कि अभी उनको सियासत की समझ नहीं है, उनको सियासत समझने की ज़रूरत है। देखें, दुनिया में आप बड़े बड़े सियासतदान जो हैं उनको करप्शन के इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जब जेल में डाला जाता है तो वो उसको अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं, और फिर जब वो जेल से में काफ़ी सारा अरसा गुजार के वापस आते हैं तो वो अवाम में मजलूम बन जाते हैं, और जो लोग उनको जेल में डालते हैं वो विलन बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कोई सबूत था तो उनको काफ़ी अरसा पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जिस हुकूमत के साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने यह मुआहदा किया LNG गैस का, उस हुकूमत के सरबराह कुछ दिन पहले यहाँ पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए, उनको आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनको आपने खाना खिलाया पुरतकल्लुफ़ किस्म का, उनके साथ बहुत से मुआहदों पे साइन किए, फिर आपने उनसे $3 अरब की इमदाद भी ले ली। अब आप शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार करके कहते हैं कि ये शाहिद खाकान अब्बासी ने इस कतर का जो अमीर है इसके साथ मिलकर करप्शन किया है। तो ये बात जो है ना, ये नाकाबिले फ़हम है। और मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पिछले काफ़ी दिनों से प्राइवेटली भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे, पब्लिकली भी कह रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कह रहे थे कि ये आए और मुझे गिरफ्तार करें। तो जब एक पॉलिटिशियन खुद आपको ये कह रहा हो कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, इसका मतलब ये है उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है, उसको पता है कि आप उसको किसी अदालत में जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। और अगर वो आपको कह रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, वो आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपको ट्रैप कर रहा है, और आप उसके ट्रैप में आके उसको गिरफ्तार करेंगे तो अल्टीमेटली उसको फ़ायदा होगा और आपको नुकसान होगा। ये पाकिस्तान की हर हुकूमत जो है, हर वज़ीर आज़म, हर सदर, हर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर यही समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो अपोजिशन कर रही है वो गलत है। लेकिन हमेशा हर ताकतवर आदमी का अंजाम जो है वो पाकिस्तान में वही होता है जो परवेज़ मुशर्रफ का हुआ। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, क्या मजीद गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं? नून लीग की आला क़यादत, टॉप टियर, सेकंड टियर लीडरशिप जेल में जाने वाली है, और आपको लगता है किसी भी तरीके से इसमें अपोजिशन का फ़ायदा है या हुकूमत ही का फ़ायदा है? क्या कहिएगा भाईजान? जिस तरह नोहे और मरसिये और जिस तरह जमहूरियत के आपने पढ़े हैं, उससे के बाद तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि कोई नाम लूँ या किसी का बताऊँ। मेरा तो दिल कर रहा है सारे जो कैद हैं वो भी आज़ाद हो जाएं और फिर से जमहूरियत को तक़वियत मिले, ड्रिप लगे और जमहूरियत का बोलबाला हो। ठीक है भट्टी साहब, आपको लगती होगी जमहूरियत बुरी, मगर अगर आप इन्फॉर्मेशन बता दें कि क्या इस वक्त इतलात हैं, क्या और भी नून लीग के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, और आपको लगता है कि हुकूमत का इस सब में फ़ायदा है जो इन्वायरमेंट है, या फिर नुकसान आपको लगता है कि अपोजिशन ही का होगा, निकाल नहीं पाएगी नून लीग? अगर उनकी टॉप टियर लीडरशिप जेल चली जाती है तो लोगों को निकाल नहीं पाएंगे वो सड़कों पर। आपको किसने कहा है मुझे जमहूरियत बुरी लगती है? मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत रहे। मैं किसी और निज़ाम के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन इस जमहूरियत के निज़ाम नहीं जो जिसके ये है कि जो हर रोज़ गिरफ़्तार हो जाती है वो जमहूरियत नहीं। जो हर रोज़ करप्शन का अपने चक्रों में, अपने करतूतों में, अपनी बातों में अब शाहिद खाकान अब्बासी अच्छे इंसान होंगे, हम्बल आदमी हैं मान लिया, दरवेश आदमी हैं मान लिया, बड़े अच्छे होंगे, मुझे छोड़ दें वो जो कतरी और वो जो सारा। सिंपल सी एक बात है कि LNG टर्मिनल एक लगा, उसका आपने 15 साल का मुआहदा किया। सवाल उसमें 3-4 हैं। एक सवाल ये कि 3 अरब का प्रोजेक्ट 13 अरब का कैसे हो गया? दूसरा सवाल ये है कि $2,72,000 पर डे 15 साल एंग्रो का आपने एग्रीमेंट किया है, और आपने टर्मिनल इस्तेमाल हो ना हो रोज़ाना आपको $2,72,000 देना पड़ेगा। उनके का जो लागत है वो 1 साल में पूरी हो जाएगी। ये 44% बनता है। किसी एक कंपनी को आपने प्रॉफिट दिया, हालांकि ये जो ऑयल एंड गैस में 16 से 18% प्रॉफिट होता है, आपने ये दे दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तानी हुकूमत है और एक कंपनी है, उसमें आपने डॉलरों में किया है कि अदायगी डॉलरों में होगी। आप कल उस वक्त जब डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है, हम एक डॉलर मांगते फिर रहे हैं। यानी हमें इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। नून लीग और वो जो L लीग और B लीग और C लीग और D लीग, ये इन्हीं कामों के लिए आए हुए थे।
इन्होंने जो बड़ी साहब नवाज शरीफ साहब ने, मुझे हैरान होती है मैं आपको यकीन कीजिए कि ये जो डील हुई है और जितने भी पावर प्लांट्स लगते हैं, जितने भी इन्वेस्टर आते हैं वो रिटर्न्स और वो सब चीज़ें डॉलर्स में निगोशिएट करते हैं। अगर मुझे पॉलिटिकल मामले पर बता देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि सियासी तौर पर सिचुएशन आपको कहाँ जाती नजर आ रही है। टेक्निकल मामले पर से ज़्यादा अगर आप पॉलिटिकल मामले पर मुझे बता देंगे कि इस वक्त सियासी तौर पर आपको क्या सिचुएशन जाती नजर आ रही है। ये टेक्निकल मामला आपको अच्छा नहीं लगा? यानी एक सिंपल सा टेक्निकल मामले पर मैं भी मैशत के आप जो टेक्निकल मामले पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो नैब ने भी शायद खान अब्बासी से नहीं पूछे हैं और ये गवर्नमेंट भी नहीं पूछ रही है। नहीं, कतर के साथ तो डील करनी है, खत्म तो कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर एग्रो का टर्मिनल तो मौजूद है, उससे तो जाके सवाल कर सकते हैं। हुकूमत नहीं कर रही है और सिर्फ मिफ्ता इस्माइल से पूछ रही है, बाकी डायरेक्टर से भी नहीं पूछ रही है। तो मैं कह रहा हूँ टेक्निकल मामलात पर मैं ज्यादा सवाल कर लूंगा, आपके पास जवाब कम पड़ जाएंगे। अगर मुझे पॉलिटिकल मामले पर बता दे तो टाइम बच जाएगा, मैं आगे का सेगमेंट भी कर पाऊंगा। हाँ, बड़ी मेहरबानी। यानी आप मैं तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप दो हैं जिसका $5 लाख पर डे दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। यानी सवाल तो करते जाएंगे, पानी विच मधानी तो लंबे होते जाएंगे। दूसरी बात, हर उस आदमी को पकड़े जाना चाहिए जिसने इस मुल्क के साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, धोखा किया है। आप अंदाज़ा कर लें। यानी मैं तो हैरान होता हूँ, हम जज अरशद मलिक को तो सज़ा मिलनी चाहिए मिसकंडक्ट पे, और वो तो जज है ही नहीं, उसको तो जितनी सज़ा दें। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि यानी ये वो उस 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को कि उसको जो घर में मिल लिया, यानी उसको बुला लिया घर में। डॉन नहीं होते इस तरह की? अजीबो गरीब बात है कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर ना अखलाकियात, ना मंतक, ना असूल, आपका केस चल रहा है, आप किस तरह, अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही। वो घर पहुंचा है, आप सलाम, पहले अदालतों में 80 पेशियाँ, उसके बाद फिर अदालत चल के उनके पास। यानी ये अजीबो गरीब किसी को पकड़े, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, पार्लियामेंट खतरे में पड़ जाती है, सिविलियन बालादस्ती खतरे में पड़ जाती है। भाईजान, हमें ना ओरिजिनल डिक्टेटर मिले हैं, ना ओरिजिनल जमहूरियत पसंद मिले हैं। डिक्टेटर आते हैं वो जमहूरियत के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये जमहूरियत पसंद आते हैं जिन्होंने चोगे पहने होते हैं वो डिक्टेटर बन। और आज आखिरी बात, आज जब ये मरियम औरंगजेब साहब और एहसन इकबाल साहब एक वो कच्चा एक दिखा रहे थे कि ये देखो कच्चा फोटो कापी पे हमें गिरफ्तार कर लिया, ये देखो, मेरा दिल तो कर रहा था कि ये पीपल्स पार्टी नून जो रोज़ रोती है, इनको मैं कहूँ कि हुन आराम है, हुन ठंड पै गई जे। यानी नैब जब आपके पास मौका था, ना नैब के कवानीन तब्दील किए, ना नैब को बेहतर किया, ना कुछ किया। चेयरमैन आप लगाए, आप भुगतो। यानी ये होता है जब आप अपने काम नहीं करते। इन सारी बातों में बड़ा वजन है, इन वाली ये 3 बातों में। एक तो ये बात ठीक है आपकी कि जब ये थे तो इन्होंने क्यों नहीं नैब का कानून बदला, बिल्कुल वजन है। ये भी सवाल आपका दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब कैसे अरशद मलिक साहब से मिले हैं, और आपने कहा कि बड़ी अजीब व गरीब आपको बात लगती है, हैरत होती है, बड़े अहम सवाल है। मतलब ये कितनी आपको अजीब लगती है और हैरत अंगेज़ लगती है कि अरशद मलिक साहब की वीडियो, उस पर क्रैकडाउन भी हो रहा है, लोग भी बुरी तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं। एक चेयरमैन नैब की भी मुबैना वीडियो आई थी, उसकी ना कोई तहकीकात हुई कि एक अंडर ट्रायल केस है, या तो चेयरमैन नैब के खिलाफ करें, उनके खिलाफ नहीं हो रहा तो किसने खुफिया वीडियो चेयरमैन नैब की बना ली उनके अपने ऑफिस में, उसके खिलाफ करें, कोई तहकीकात नहीं हो रही। चेयरमैन नैब भी खामोश है, हुकूमत भी खामोश है। ये कितना आपको अजीब गरीब लगता है और कितना हैरानकुन लगती है बात? बहुत अजीबो गरीब लगता है। यानी आप देखिए कि एक बंदा जो है, एक बंदा चेयरमैन नैब का, आप कहें कि वो ज़ाती मामला है, लेकिन नहीं भाईजान, जब आप किसी अहम ओहदे पर होते हैं, आपकी कोई वीडियो बनती है और वो वीडियो आप आती है तो फिर इखलाकी तौर पे आपको ओहदे से इलादा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इलादा नहीं होते तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। ये आपकी, यही तो मैं कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आप ये हाई कोर्ट मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, क्यों नहीं तहकीक होती? लेकिन आप इस आपकी खूबसूरती ये है कि आप यानी उसको हमारी खूबसूरती ये कि वो क्यों नहीं पकड़े गए, वो क्यों नहीं हो गया, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हो गया। बुराई होती है, वीडियो वो जैसे रईसानी ने कहा डिग्री होती है, वीडियो होती है। और ये खुदा के लिए ये बंद करें। ये इस तरह जमहूरियत को, अल्लाह के नाम पे बड़ा खूबसूरत निज़ाम है, और ये मरसिए, ये नोहे, ये सारे ये जमहूरियत पसंद नहीं है। इन्होंने जमहूरियत, हमारी नज़र में भी जमहूरियत को मशकूक कर दिया है। ये जमहूरियत पसंद है, जिसको पकड़ो नीचे से करप्शन निकलती है, जिसको पीछे नीचे से कुछ निकलता है। साहब हमारे साथ मौजूद तज्जिया दे रहे थे चेयरमैन नैब की वीडियो के हवाले से भी उन्होंने अहम बात की, क्योंकि जब से चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो आई हर तरफ खामोशी है, मगर तहकीकात अपोजिशन के खिलाफ गिरफ्तारियां बहुत तेज़ हो गई हैं। एक एक करके उन्होंने जो जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया था उसकी तमाम बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं, जिससे सवाल उठा है कि क्या चेयरमैन नैब दबाव में है या फिर क्या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि मुबैना वीडियो सामने आने के बाद अपोजिशन के खिलाफ
कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हुकूमत को रिलीफ मिल रहा है। जो हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ केसेस हैं वो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बाबर एवान साहब को की बरी हो गए, वही जज अरशद मलिक साहब जो मुबैना वीडियो में मौजूद हैं, उन्होंने उनका फैसला दिया। इसके अलावा अपोजिशन पर बड़ी सख्ती नज़र आ रही है। इस लिहाज से भी चेयरमैन नैब की वीडियो की तहकीकात अब ज़रूरी है, मगर खामोशी है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, उन्हें ओहदे से हटाया गया। इसके बाद उन्होंने वजारत कानून से शिकायत की और कहा कि उनकी वीडियो बनाने वालों और ब्लैकमेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद FIA ने मुकदमा दर्ज किया, वीडियो बनाने वालों को गिरफ्तार किया। मगर एक वीडियो चेयरमैन नैब की भी सामने आई थी। उसके बाद नैब ने वजाहत दी कि नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन नैब को ना ओहदे से हटाया गया, ना ही उन्होंने वीडियो बनाने वालों और ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कोई शिकायत की, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी। चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई ना हो, मगर जिस खातून ने वीडियो बनाई उनके खिलाफ चेयरमैन नैब ने कोई शिकायत ही नहीं की। हुकूमत जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वालों पर भरपूर क्रैकडाउन कर रही है। मियां तारिक महमूद जज साहब की पुरानी नाजेबा वीडियो बनाने पर गिरफ्तार हैं। इसके अलावा छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि जिन जिन का FIR में नाम है, अरशद मलिक साहब की FIR में नाम है, वो सब जद में आएंगे। मगर चेयरमैन नैब की खुफिया वीडियो बनाने वालों और रिलीज करने वालों पर खामोशी क्यों है? जज अरशद मलिक की वीडियो बनाना बकौल हुकूमत के एक इदारे पर हमला है, तो चेयरमैन नैब की वीडियो बनाना क्या है? चेयरमैन नैब भी खामोश है, हुकूमत भी खामोश है। बस चेयरमैन नैब अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गिरफ्तारियों के अहकामात जारी कर रहे हैं और वो गिरफ्तारियां तेज़ी से हो रही हैं। ये सारा का सारा मामला इसी तरीके से चल रहा है। हालांकि मामला एक जैसा है। जज अरशद मलिक ने जिन्होंने फैसला दिया, अब उस पर बहस चल रही है कि वो फैसला दबाव की वजह से बरकरार रहेगा या उस पर रीट्रायल होगा। चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर हैं, उनके बनाए गए केसेस पर कार्रवाई हो रही है, आए रोज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और ये सब कुछ अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है। मगर चेयरमैन नैब अपनी ही बनाई गई वीडियो के खिलाफ ना कोई इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, ना हुकूमत कर रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर इस पर बात करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंसेस पर कार्रवाई चल रही है। इस मामले पर तीसरी समाअत 12 जुलाई को हुई थी और आज इस हवाले से एक और पेशरफ सामने आई है। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से 2 शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा को पहला शो कॉज हुकूमती रेफरेंस पर बैरून मुल्क जायदादों पर दिया गया है और दूसरा शो कॉज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सदर मुमलिकत को लिखे गए खत पर दिया गया है। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत को लिखे गए खतूत से मुताल्लिक एक वकील ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा था। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा भी बैरून मुल्क जायदादों के हुकूमती रेफरेंस पर उनको शो कॉज दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी हाँ शाहजेब, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसकी कार्रवाई जारी थी और इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो रूल 8 के तहत रेफरेंसेस भिजवाए थे। रेफरेंसेस फिर उनके ऊपर जवाब आए थे, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से जवाबुल जवाब दाखिल किया गया था। अब जो है वो बड़ी खबर आई है और वो बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला किया है कि इन दोनों जजेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और अब जो मरला है ये शो कॉज का नोटिस है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल 9 है उसके तहत किसी भी जज को अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये तमाम शवाहिद सामने आने के बाद बादियो नज़र में मुतमिन नहीं होती है जज साहिबान के जवाबात को देखते हुए, तो फिर वो किसी भी जज को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करती है, जिसके बाद उन मुतल्लिका जज साहब को 14 दिन के अंदर जवाब देना होता है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि हम पहले ये सिर्फ यही खबर मिलती रही थी कि जो सदर की तरफ से भिजवाए गए रेफरेंसेस हैं दोनों जज साहिबान के हवाले से, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब जो है जब जो नोटिस मिला है आज से तकरीबन 2 दिन पहले 12 जुलाई को, तो जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इसमें फैसला किया गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शोकाज नोटिस जारी करेगी। लेकिन जो फॉर्मली नोटिस जारी किए गए और जो उनको मिल चुके हैं जैसे काजी फाइज ईसा को, वो 2 नोटिस हैं। पहला तो है सदर के खिलाफ सदारती रेफरेंस के, सदर की तरफ से आने वाले सदारती रेफरेंस के ऊपर, जो कि बैरून मुल्क उनकी अहलिया या उनके बच्चों के नाम जो मुबैना तौर पर प्रॉपर्टीज है जो जाहिर नहीं की थी उस हवाले से है। जबकि जो दूसरा शोकाज नोटिस है वो एक गुमनाम वकील हैं, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो खत सदर मुमलिकत को लिखे हैं, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले खत लिखा था कि उनको रेफरेंस की कॉपी मुहैया की जाए। फिर जो दूसरा खत था उस दूसरे खत के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह मंजूरी देते हुए उनके खिलाफ रेफरेंस की
तो ये भी देखा होगा कि उनकी जो बेगमात हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी क्या उन्होंने कभी जायदादों की तफसीलात जो है वो जाहिर की थी। तो इस खत के बाद जो है वो एक बहुत शुक्रिया कि इसी हिसाब से हमारा राब्ता हो गया है। अहम मामला है जिस काजी फायरिसा को शो कॉज नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कुमरानी का रद्द-ए-अमल भी आया है। अपने बयान में उनका कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस के पेश नज़र वो दौरा अमेरिका मुख्तसर करके हफ्ते को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और आइंदा हफ्ते वकला रहनुमाओं से मशवरे के बाद आइंदा का लाए अमल सामने लाएंगे। जस्टिस काजी फायरिसा और जस्टिस के आगा पर बैरून मुल्क जायदाद बनाने का इल्ज़ाम है। हुकूमती रेफरेंसेस में दोनों जजेस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई है और इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो हमने अवाम के सामने रखी है। साथ ही वकला तंजीमें इस हवाले से पहले भी एहतजाज की कॉल दे चुकी हैं। अब देखते हैं कि क्या लाए अमल इस हवाले से सामने आता है। इसके अलावा कल का दिन बहुत अहम है। मरियम नवाज को तलब किया गया है, एहतसाब अदालत में वो पेश होंगी। वो पहले भी कह चुकी हैं जब सुन सको तो ही मुझे तलब किया जाए। अब देखते हैं कि कल की समाअत में क्या होता है। जो उनकी ट्रस्ट डीड है उसके हवाले से सवालात पैदा हुए थे। नैब ने अचानक एक दफ़ा फिर उनसे दरख्वास्त की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतसाब अदालत से कि उनकी जो ट्रस्ट डीड थी वो जाली थी और अदालत को एक गलत इंफॉर्मेशन या जो एविडेंस है वो देने की वजह से उनको नोटिस किया जाए। उन्हें नोटिस कर भी दिया गया है। अब वो कल पेश होंगी तो देखते हैं कि एहतसाब अदालत में क्या होता है। कानूनी एतबार से कल का दिन भी बहुत अहम दिन होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।